बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 पढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पार्ट 1 वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने दर्पण या मिरर के अंदर जो फिनोमेनन होता है, उसका जो लॉ होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि ये रिफ्रैक्शन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो दो मीडियम के अंदर होता है, और दो माध्यम जो होते हैं, माना कि एक पानी है और एक हवा है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे अगर आप कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें आप पेंसिल रख देते हो तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है। तो वहाँ पर कौन सा फिनोमेनन है, ये हम पढ़ने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, या लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, विबग्योर बन जाता है, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो अलग अलग हम फिनोमेनन के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होती है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी देखें, फर्स्ट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रे, मतलब जब भी कोई रे ऑब्लिकली किसी माध्यम में जाती है, माना हवा से पानी के अंदर जाएगी, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड की डायरेक्शन है, उसमें चेंज आ जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा, रिफ्रैक्शन जब टेक प्लेस करता है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया में अलग अलग होती है। जैसे पानी में अगर हम देखें तो उसकी स्पीड अलग होगी, डायमंड के अंदर स्पीड अलग है, या तेल के अंदर स्पीड अलग है। तो हर एक माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे यानी अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है उसमें कि कोई भी मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, यानी उसको सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो एक बात यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो विरल है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो सघन है। इसीलिए ये आपको कंक्लूजन है, ये लास्ट में ध्यान रखने हैं कि जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर मैं यहाँ पर एक माध्यम बनाऊँ, माना कि ये पानी है और यहाँ पर ये हवा है, ये एयर है एंड दिस इज़ वाटर। अगर मैं यहाँ पर एक लंब डाल दूँ और एक रे ऑब्लिकली इसके ऊपर पॉइंट ओ पर गिरती है तो ये स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वो विरल माध्यम है। विरल मानी रेयर माध्यम है, और वाटर है वो एयर के मुकाबले डेंसर ज़्यादा है, सघन ज़्यादा है। तो ये सीधी जाने की बजाय रे इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि रेयर मीडियम से डेंसर में जब जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरा इसके अपोजिट कि डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आएगी रे तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये वही दोनों आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट किस माध्यम में ज़्यादा होती है और किस माध्यम में कम होती है। आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके सिलेबस में सीबीएसई में है, प्रैक्टिकल भी है कि ग्लास स्लैब से हमें अपवर्तन है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और एक ग्लास प्रिज्म का है। तो हम यहाँ पे ग्लास स्लैब की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो PQR है, P अगर मैं इसको लेबल करूँ थोड़ा, PQRS, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कांच की स्लैब है, जिसके अंदर अगर यहाँ पर एक नॉर्मल एक लंब डाला गया, और ध्यान रखना जब भी कोई रे एंगल बनाती हुई आएगी तभी उसमें अपवर्तन होगा। अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे आ जाती है रे तो वो बिना विचलित हुई आर पार चली जाएगी और हमें आर पार दिखाई देता है कांच में से। तो इसका ये रीज़न है। दूसरा, ऑब्लिक एंगल बनाती हुई आएगी तो जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे है उसको आपतित किरण कहते हैं, एंगल आपतन कोण हो जाएगा।
और ये रे यहाँ सीधी जाने की बजाय जो डॉटेड लाइन है ये बैंड हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो एयर है वो विरल माध्यम है, ग्लास है वो सघन माध्यम है। तो स्पीड हवा में ज़्यादा होती है और ग्लास में आके वो कम हो जाती है, इसलिए वो लंब की तरफ मुड़ जाती है। फिर जब ये बी पॉइंट पे आती है तो यहाँ पर भी दो मीडियम आ जाते हैं, ये मीडियम पानी है और ये वाला हवा है। तो यहाँ पर ये रे ऐसे सीधी जाने की बजाय अवे चली जाती है। ये देखो रे है वो लंब से दूर जा रही है, बी एन पॉइंट पर लंब से दूर जाएगी और इस रे को बोलेंगे निर्गत किरण या एमर्जेंट रे। तो अब इसके अंदर जो चेंजेस आता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लास स्लैब के अंदर जो विचलन दूरी है, इसके अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसमें हम थोड़ा सा एक बार बैक जाते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी जब इसको आर पार अगर हम पी क्यू साइड के जितने भी अगर हम यहाँ पर माना कि दो ऑल पेन लगा दें और जब हम इस कांच ग्लास में से देखेंगे तो आपको वो यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि जो रे है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए तो उसके रास्ते में कुछ चेंज आया, स्पीड में डिफरेंस आया, लेकिन कांच में हमें आर पार दिखाई देगा और वो जो चेंज आता है दूरी में उसको विचलित या प्रतिस्थापित दूरी या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये था ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि कैसे माध्यम में लाइट है वो चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो मिरर के केस में होता है। ये ग्लास स्लैब या कांच की जितनी भी चीज़ें हैं, लेंस है, उन सब के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, इंसिडेंट रे। ये जो रे है, ये वाली जो रे है इसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये जो माध्यम में चेंज हुई इसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये लंब की तरफ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो इन दोनों के बीच में डिवाइड करने वाला बिंदु है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ये वाला कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक बिंदु, अपवर्तनांक जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम में अगर हमें देखना है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। माना कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मुझे N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माध्यम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगी वो होगी रिस्पेक्ट 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरीके से अगर मुझे 1 मीडियम में 2 के रिस्पेक्ट में देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी सेकंड मीडियम में डिवाइड बाय 1। तो यहाँ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, दोनों रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर दोनों के अंदर, तो उनका प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होगा। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद एक चीज़ और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी है और किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में हम बात करें, माना कि एक डायमंड रिंग है उसमें लाइट पास कर रही है, तो लाइट जब वैक्यूम में है जहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है c, जिसकी पावर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इट इज़ फिक्स्ड। और मीडियम में वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि उसका जो अपवर्तनांक है मीडियम का कितना है, वो डायमंड है, वाटर है, ग्लास है या हवा है, क्या चीज़ है, कौन सा मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है n बराबर है C/V। ये फार्मूला आप उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थे। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल जो लेंसेज होते हैं उसके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले लेंस है क्या चीज़। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है, या तो ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है, और उसके 2 स्फेरिकल सरफेस हैं। माना कि एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, माना कि एक गोला दूसरे गोले को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे करेगा, तो जो बीच वाला हिस्सा जो बच जाता है इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में टच करेंगे, सिर्फ ये आपस में टच करेंगे इस तरीके से, इसका मतलब ये किनारों से मोटा हो जाता है और बीच से पतला हो जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा जो कट बनता है 2 स्फेरिकल मिरर से, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव लेंस। तो इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो लेंस होता है
लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसके दो स्फेरिकल सरफेस जो कि बल्जेस होते हैं आपस में एक दूसरे के बाहर की तरफ होते हैं, ये आउटर बाउंड्री है ये वाली बाहर वाली, इसलिए कन्वेक्स लेंस है। दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंस ऐसे होता है ये, तो बीच से मोटा होता है और किनारों से ये पतला होता है। और इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस का कारण क्या है इसमें, क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं, ये जैसे जितनी भी रेज आ रही हैं इस लेंस में से पास हो रही हैं, वो एक बिंदु पे आकर अभिसारी हो जाती हैं। अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस को हिंदी में अभिसारी लेंस बोलते हैं और डाइवर्जिंग लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्जिंग लेंस है सभी रेज आके एक बिंदु पर मीट कर जाती हैं, इसलिए ये अभिसारी लेंस है। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। और ये डाइवर्जिंग है तो इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं, जब पैरेलल रेज आई वो फोकस होने की बजाय वो बैक साइड में फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी और डाइवर्ट हो जाती हैं, अपनी दिशा बदल लेती हैं, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग या अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ रूल होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए कन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के अंदर। दोनों में जो रूल है, सबसे पहले जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी, जैसे ये वाला केस है पैरेलल जा रही है तो वो फोकस में से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के बाद वो फोकस में से जाएगी। अगर फोकस में से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, जिसको हम प्रकाशित बिंदु कहते हैं लेंस का। जब रे उसमें से जाएगी तो उसमें उसके पाथ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये रूल है कॉन्वेक्स लेंस के। कॉनकेव में अगेन वही, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टीज़ भी वैसी ही हैं। जैसे ये रे पैरेलल गई तो ये डाइवर्ट होके ऐसे चली जाएगी इस डायरेक्शन में, बट अपीयर टू मीट बिहाइंड द लेंस। ये लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है इस लेंस की, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज बनता है। और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट पास करती है तो इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। फोकस में से जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेम रूल दोनों लेंसेज के अंदर फॉलो अप होंगे। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस का आपको ध्यान रखना है, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले जब फर्स्ट केस हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे रखी हुई है, दूर है कहीं, जैसे सन है बहुत दूर है, तो जब सन रेज कोई भी लेंस उसके सामने रखेंगे हम सनलाइट के सामने, तो कई बार क्या होता है पेपर जलने लग जाता है। अगर फोकस पे अगर हमने उसको फिक्स कर दिया तो पेपर जलने लग जाएगा, क्योंकि सारी की सारी रेज फोकस पे आकर मीट करती हैं। तो यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वास्तविक और उल्टा, लेकिन पॉइंट साइज बनेगा। तो साइज ऑफ इमेज है बहुत ही छोटा, और रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, और फोकस पे बनेगा f2 पे। ध्यान रखना जब भी लेंस की बात करते हैं तो 2 लेंस आपस में स्फेरिकल लेंसेज मिले होते हैं, इसलिए उनके 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अगर इसको हम पूरा का पूरा अगर इसको बढ़ा दें तो एक लेंस इधर हो जाता है, एक स्फेरिकल लेंस इधर हो जाता है। तो इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है, तो इसलिए हम 2 फोकस या 2 सेंटर इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट आता है जब ऑब्जेक्ट को हम 2f से कहीं भी रख देंगे, 2f के बियॉन्ड, 2f मतलब ये देखो ऑप्टिकल सेंटर होता है ये वाला प्रकाशिक केंद्र, ये f1 होता है फोकस, और ये 2f2 मतलब सेंटर को ही हम जो वक्रता केंद्र होता है उसी को हम 2f1 लिखते हैं। क्योंकि वक्रता केंद्र और फोकल के बीच में क्या होता है, जो यहाँ पर जो रेडियस होता है r बराबर है 2f होता है, डबल फोकल लेंथ के होता है, इसलिए उसको 2f2 भी लिखते हैं या 2f1 लिखते हैं। तो बियॉन्ड होगा, तो 2 रेज हमेशा होनी चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक रे पैरेलल गई, पैरेलल रे कन्वर्ज होगी, फोकस में से पास किया, दूसरे रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास किया, एंड दे मीट देयर, एंड इमेज जो बना है वो कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है, और रियल वास्तविक और उल्टा बना है, और बिटवीन f2 और 2f2 के बीच में बना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, 2f1 पर। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को ना लेंस के पास लेते आएंगे, जैसे इन्फिनिटी पे था, फिर 2f1 से परे था, अब 2f1 पे आ गए ऑब्जेक्ट। 2f1 पे आए तो वही 2 रे हैं, एक पैरेलल है, फोकस में से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास की, एंड दे मीट एट दिस पॉइंट, और उल्टा इमेज बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। साइज बढ़ता जाएगा और इमेज उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा, और 2f2 पे होगा, सेम साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये आपको नेचर भी बतानी है साथ साथ।
उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, फिर उसको और पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। ये 2f1 पे था ऊपर में केस में, अब f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है भी, उसमें भी 2 रेज गई, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना, इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज 2f2 से परे और बड़ा साइज बना और रियल और इन्वर्टेड बना। तो ये 4 केसेस हमने स्टडी किए अभी। 5वें केस में क्या है, और नज़दीक लेके आएंगे इसको ऑब्जेक्ट को। अब हमने f1 पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, f1 पर रखने के बाद उसमें भी सेम एक रे पैरेलल गई। जब भी ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रे जाएगी वो फोकस में से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बाद। f2 में से पास हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ये कहीं आगे जाके कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ देन दे मीट। तो इसमें f1 पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हाईली एनलार्ज होगा और इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, पैरेलल ऐसे रेज जाएंगी। तो इन्फिनिटी पे यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ऐसे, इसके अंदर इन्फिनिटी पे ये इमेज बना दिखाई देगा आपको। तो वो फर्स्ट वाला केस रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आता है और हम इसको पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस केस, ये f1 है, ये o है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये o में से पास किया, पैरेलल गई f2 में से पास किया, तो ये ऐसे रे हैं, ये रे पैरेलल ना होने की वजह से ये पीछे की तरफ एक्सटेंड की जाएंगी, ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बना, बड़ा साइज बना लेकिन सीधा। देखो इनमें सभी में उल्टा बन रहा था, यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जाके बनेगा जो कभी मीट ही नहीं करेगी, तो हमें लगेगा ये बहुत दूर इमेज बन रहा है। तो आपने इससे पहले भी 4 केसेस में देखा कि उल्टा इमेज बन रहा था नीचे, लेकिन ये एक ऐसा केस आया है जहाँ पर इमेज सीधा है और लार्ज साइज है ऑब्जेक्ट से। तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधा। तो आभासी और सीधा इमेज इसके अंदर बनेगा। तो ये 6 केसेस हैं जो लेंस के हमें बार बार बहुत इजीली तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और रे डायग्राम में इजीली बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे इसमें प्रतिबिंब बनता है। अब कनकेव जो लेंस होता है सबसे पहले वो आपको बनाना आना चाहिए। कनकेव लेंस ऐसे बनेगा, जो बीच से पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। तो ये कनकेव लेंस इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद इसके 2 ही केस हैं। सबसे पहले एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, मतलब यहाँ से कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो जब भी रे गिरेगी इसके ऊपर कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस और कन्वेक्स होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो अवतल लेंस है उसके अंदर ये है कि जैसे ही रे पैरेलल आई ये डाइवर्ट होगी, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, ये रेज को इकट्ठा नहीं करता, ये बिखरा देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन रूल क्या है कि कोई भी रे पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस में, चाहे वो अपीयर टू मीट हो या असली में वो पास हो रही है या वास्तविक ना होकर वो आभासी हमें प्रतीत होती है, वो फोकस में से ही पास होगी। रूल वही फॉलो होगा साइन कन्वेंशंस का। तो यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड आपको पॉइंट साइज है इमेज बनेगा और ये सीधा और आभासी होगा। सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं आप उसको। माना कि आपने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दिया, 2f1 से इधर रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ओ और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, उसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वही सेम केस, पैरेलल आएगी कोई रे मुख्य अक्ष के, ये डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में प्रकाशिक बिंदु में से जाएगी तो इसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर ये मीट करती है, तो ये इमेज जो बना A', B', ये इमेज वर्चुअल आभासी और सीधा होगा और डिमिनिश्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में छोटा होगा। तो ये जो आपका अवतल लेंस है इसके अंदर सिर्फ 2 ही केस हैं, एक इन्फिनिटी पर और एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस तरह की इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेंस की भी साइन कन्वेंशन है। जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको लेंस की साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ करेंगे, और ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि सारे की सारी इमेजेस हैं, मैक्सिमम इमेजेस 5 केसेस में राइट हैंड साइड में बनी है और यहाँ पर फोकल लेंथ जब भी हम साइन कर, माना कि लेंस है ऊपर है
हाइट तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। ये चीज़ें साइन कन्वेंशन में हमें यूज़ करनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम नेगेटिव यहाँ पर लेफ्ट में रखते हैं तो यू वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इमेज डिपेंड करता है कि वो राइट में बनी है लेफ्ट में बनी, उसके हिसाब से वी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। फोकल लेंथ भी डिपेंड करती है कि फोकस यहाँ पर बन रहा है या इधर लेफ्ट में बन रहा है। लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा, राइट में होगा तो पॉजिटिव होगा। तो मोस्टली ये ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ मैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव है और इस केस में नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है जो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है इस लेंस के अंदर। तो यहाँ जो कन्वेक्स लेंस है जो हमने नेगेटिव साइड की तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ बनता है तो इसलिए उसको नेगेटिव बोलेंगे। अब है लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत यूज़ होना है ये लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला एक रिलेशन बताता है तीन चीज़ों के अंदर। पहला है इमेज डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना। दूसरा जो बिंब था, जो ऑब्जेक्ट है, माना कि आपने कैंडल ली और लेंस में से जब हम कैंडल को देखते हैं तो उसका हमें एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जितनी दूरी पर वो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिंब जहाँ पर रखा वो u है। और फोकस, फोकल लेंथ जहाँ पर फोकस बनता है, फोकस से परे बनती है या फोकस पे बनती है कोई भी इमेज, तो उसके बीच की दूरी को, किसी भी लेंस की एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ होती है, मतलब जहाँ पर वो फोकस कर सकता है, जहाँ पर इमेज शार्प बन सकती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस दूरी के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आवर्धन। आवर्धन किसी भी लेंस के अंदर जब जो इमेज है वो छोटी बड़ी या एक एनलार्ज साइज की दिखती है, वो आवर्धन की वजह से होती है। और आवर्धन का जो फार्मूला है वो दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। एक है, अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी या दूरी बिंब की दूरी दे रखी है, v और u दे रखा है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आवर्धन बराबर है v/u। दूसरा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो m = hi/h0। hi का मतलब क्या होता है? इमेज की हाइट, जो प्रतिबिंब बना उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो नीचे उसको डिवाइड कर दोगे तो आप इस तरीके से जो मैग्निफिकेशन है वो या आवर्धन है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं, तो किसी का नेगेटिव डॉक्टर बताते हैं कि -2.5 है, किसी का पॉजिटिव बताते हैं, वो उसके लेंस के टाइप पे बताते हैं। किसी को मायोपिक डिफेक्ट होता है आई विजन का, या किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो वो पावर ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंस की जो शक्ति है, पावर है, वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर। और फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस रिप्रेजेंटेड किया जाता है P से, एंड इट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ 1/f। और ध्यान रखना जो फोकल लेंथ है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स। अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो सबसे पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन यूज़ दिस फार्मूला, तभी आप पावर ऑफ लेंस को करेक्ट वे में निकाल सकते हो। और इसका जो SI मात्रक है पावर ऑफ लेंस का वो है डायप्ट्रे, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 डायप्ट्रे क्या होता है, तो 1 डायप्ट्रे किसी भी लेंस की वो पावर है, वो ताकत है, वो शक्ति है जहाँ पर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में मापी जाएगी, वो उसकी पावर ऑफ लेंस बन जाता है। और पावर ऑफ लेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तल लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव हुई। और कनकेव लेंस जिनके अवतल लेंस हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए उनकी पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग पावर ऑफ लेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।